हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो विल टुडे प्रोसीड विथ हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देख लिया था अबाउट इम्यूनिटी, व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी इन द सेंस. ठीक है, what is immunology? Immunology, it is nothing but the branch of science that deals with the resistant nature of the individual against the infecting microorganism or invading microorganism is nothing but the immunology. ठीक है, नाउ अब हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उसके बारे में हिस्ट्री देख चुके हैं इम्यूनोलॉजी की. दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास नाउ विल प्रोसीड विद द इम्यूनिटी. कितने अलग अलग टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, इनके मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, विल स्टडी इट वन बाय वन. सो हम प्रोसीड कर रहे हैं विद सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट का ये पार्ट है, अपने सिलेबस में देख लीजिए. सो विल प्रोसीड विथ इम्यूनिटी. ठीक है, नाउ जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नथिंग बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिसीजेस. Therefore they are called as pathogenic. So pathogenic microorganism, they possess certain special properties that enables them to cause the disease if they are given right opportunity. So अगर उनको right opportunity मिलती है तो वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल में डिसीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, so they have unique property of causing the disease when they get right opportunity. ऑन दी अदर हैंड जो ह्यूमन बॉडी है, इनमें सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं जिससे वो एनकाउंटर कर सकते हैं या रोक सकते हैं फॉर सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एंटर इनसाइड द बॉडी एंड कॉज द डिसीज. ठीक है, और ये जो एबिलिटी है होस्ट बॉडी की टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिसीज, इट इज़ नथिंग बट द इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस. ठीक है, तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है कि वो डिसीज़ कॉज कर सके, लेकिन जो ह्यूमंस है जिसको वो डिसीज़ कॉज कर सके, अगर उसमें रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी है तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है वो पैथोजन को एंटर होने से और डिसीज़ नहीं होने से. सो अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बहुत सारे लाइन्स ऑफ डिफेंसेस होते हैं. सम लाइन्स ऑफ डिफेंसेस दे आर डिजाइंड सो दैट दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ठीक है, तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो हमको बचाते हैं ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सो दैट वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीज. जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसका क्या काम होता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर ही नहीं करने देता है. दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस. ठीक है, स्किन, आवर स्किन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अगर हमारे स्किन में कोई कट या बर्न या वूंड होगा तो वहाँ से एट दैट विल बी द एंट्री पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अदरवाइज अगर हमारी स्किन इंटैक्ट है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ही नहीं कर पाएंगे. अगर एंटर ही नहीं कर पाएंगे तो डिसीज ही नहीं होगी. ठीक है, तो दैट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. So what is the function of first line of defense? It will prevent the entry of microorganism into our body. Now other lines of defenses हो क्या करते हैं, अगर in case microorganism enter हो जाता है हमारे बॉडी में तो now second line of defense it comes into action. वो क्या करता है, it destroys that particular microorganism or it prevents the multiplication of that particular microorganism. ठीक है, तो अगर एंटर कर भी जाता है तो जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्या करता है, इट विल डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. और अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर जाते हैं तो देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दे कम इनटू एक्शन. अब अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो थर्ड लाइन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ग्रो करके मल्टीप्लाई करेगा हमारे बॉडी में और क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस द डिसीज इन आवर बॉडी. So at that time third line of defense it comes into action and it removes the microorganism from the body. ठीक है, so first line of defense क्या करेगा, it will prevent the entry, second remove करेगा और third जो होगा उसको destroy करेगा. अगर ये तीनों लाइन ऑफ डिफेंसेस को अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर पाता है तो इट इज़ सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग दैट डिसीज इन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसलिए अगर हमारा रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी अच्छा है हमारे बॉडी में तो कोई डिसीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो बॉडी के लाइन्स ऑफ डिफेंसेस है दे प्रिवेंट द एंट्री, दे प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन एंड दे डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इन शॉर्ट इट इज़ इम्यूनिटी. ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी होती है हमारे बॉडी में, इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज natural immunity or it is also called as non-specific immunity or it is called as innate immunity. And the second immunity is artificial immunity or it is called as specific immunity or it is called as acquired immunity. ठीक है, so we'll study this one by one. As the name suggests, natural immunity.
मतलब इट इज़ इनबॉर्न, मतलब पहले से नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। देयरफॉर मीनिंग नेचुरल। और नॉन स्पेसिफिक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करती है लेकिन पर्टिकुलर एंटीजन के लिए नहीं करती है, इसलिए इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ठीक है। इननेट इज़ नथिंग बट इनबॉर्न, दैट इज़ जब बाय बर्थ हमें इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज इननेट इम्यूनिटी। सो नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। अब इसके 3 अलग अलग टाइप्स है, तो हम देखेंगे पूरा अबाउट व्हाट इज़ नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म है डिटेल में वो आपको नेक्स्ट यूनिट में, आपके सेकंड यूनिट में, हम अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ सेकंड पेपर। सो सेकंड यूनिट में आपको क्या है, इसमें द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तो हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अभी हम देखेंगे इन शॉर्ट इसका आउटलाइन एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, और फिर उसके बारे में देखेंगे। Now second is the artificial or specific immunity or acquired immunity. और जैसे artificial, it is acquired during the course of life, मतलब लाइफ टाइम में through the ready-made antibodies or vaccines this immunity is acquired, therefore it is called as artificial, क्योंकि एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं इसलिए artificial। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट दैट एंटीबॉडी होती है, therefore it is called as specific immunity। और एक्वायर्ड क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर लाइफ इट इज़ एक्वायर्ड, अडाप्ट किया जाता है, therefore it is also called as acquired immunity। ठीक है। और अडाप्टिव इम्यूनिटी। नाउ टुडे विल स्टडी अबाउट द नेचुरल इम्यूनिटी। सो 2 मेन टाइप की इम्यूनिटी होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। विल स्टडी द नेचुरल इम्यूनिटी। सो नेचुरल इम्यूनिटी इज नथिंग बट द इम्यूनिटी विच इज़, अगर हम देखेंगे तो जो नेचुरली हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, दे पजेस अ वेरी इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म राइट फ्रॉम द बर्थ, एंड दीज इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज नेचुरल इम्यूनिटी। सो जो नेचुरली हेल्दी होती है, हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, मतलब बाय बर्थ ही जो हेल्दी होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बाय बर्थ दैट इज थ्रू इनबॉर्न दे हैव द नेचुरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय। तो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेचुरल इम्यूनिटी, मतलब इंडिविजुअल में रेजिस्टेंस पावर नेचुरली क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड हेल्दी डाइट, दैट इज़ अगर हम लोग अच्छा डाइट लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्यूनिटी। जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसा है हमारा, अब हमारे दैट इज़ पेरेंट्स से कैसे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे पेरेंट्स कितने हेल्दी है, दैट इज़ जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड और जेनेटिक मेकअप। उसके अलावा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्दी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, then all these factors they are responsible for these natural or non-specific immunity। ठीक है। so these natural immunity again it is of 3 types। तो natural immunity क्या होती है, जो immunity, the immunity that is present in our body right from the birth, that is जब कोई भी इंडिविजुअल का बर्थ होता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ नथिंग बट द नेचुरल इम्यूनिटी। And what are the factors responsible for natural immunity? It includes genetic factor or genetic inheritance. It includes good socio-economic condition, good standard of living, healthy diet, healthy hygienic practices या good hygienic practices, absence of stress, depression, good socio-economic condition. All these factors are responsible for natural or non-specific immunity। अभी 3 टाइप का होता है, species, racial and individual। So हम वन बाय वन देखेंगे what is species immunity, what is racial immunity and what is individual immunity। So species natural immunity, because it is one of the type of natural immunity, therefore it is called as species natural immunity। So this species immunity is nothing but the total or relative natural resistance that is exhibited by all the members of particular species। दैट इज़ पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें जो इम्यूनिटी देखा गया है दैट इज़ नोन एज स्पीशीज़ नेचुरल इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए, डिसीजेस जो एनिमल्स में होते हैं वो प्लांट्स में नहीं होते। नाउ हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ एनिमल्स एक स्पीशीज़ हो गया, प्लांट दूसरा स्पीशीज़ हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंट होते हैं डिसीज़ इनके लिए, मतलब जो एनिमल्स में होंगे वो प्लांट्स में नहीं होंगे, जो प्लांट्स में होगा ये एनिमल्स में नहीं होगा। सो दिस इज़ नथिंग बट स्पीशीज़ नेचुरल इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस दैट इज़ एग्जिबिटेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ के सभी मेंबर्स में जो इम्यूनिटी होती है दैट इज़
स्पीशीज नेचुरल इम्यूनिटी। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं दे आर resistant to diseases of carnivores and carnivores are resistant to diseases of the herbivores. Now third example is humans, they उसमें skin diseases होती हैं लेकिन animals में कोई भी skin diseases नहीं होती हैं. This is another example. Now another example is dogs जो होते हैं they are resistant to anthrax whereas cattle are susceptible. That is dogs में anthrax नहीं होता है, वही cattle में anthrax ज़्यादा होता है. So this is again one of the example. Another example of species natural immunity is जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू डिसीजेज ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. सो ये जो इम्यूनिटी होती है रेजिस्टेंस पावर होता है इट इज़ प्रेजेंट विद इन दैट पर्टिकुलर मेम्बर्स ऑफ अ स्पीशीज, देयरफॉर इट इज़ नोन एज स्पीशीज नेचुरल इम्यूनिटी. इट इज़ सिंपल. ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड दैट इज रेशियल नेचुरल इम्यूनिटी. क्या होता है? अगेन दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ द नेचुरल इम्यूनिटी. सो एज द नेम सजेस्ट रेशियल मतलब रेसेस. ठीक है, तब ये जो इम्यूनिटी होती है it is common here, it is limited to particular strain or variety. So how will we define the racial natural immunity? Different races or strains or varieties in a species. Now species में भी अलग अलग strains या varieties क्या करेंगे लोग natural resistance दिखाएंगे against the pathogenic microorganism. Therefore they are, it is known as racial natural immunity. रेसेस बोलो या स्ट्रेन्स बोलो या वैराइटीज़ बोलो, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में ये लोग नेचुरल रेजिस्टेंस दिखाते हैं पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, इसलिए इसको बोला गया है रेशियल नेचुरल इम्यूनिटी. आपको ये एग्जांपल से बेस्ट समझ में आएगा. फर्स्ट एग्जांपल इट इज़ ऑफ यूरोपियंस, और जो वाइट रेस होते हैं, ठीक है, दे आर रेजिस्टेंट टू ट्यूबरकुलोसिस. उनमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत कम देखा गया है. दैट इज़ दे आर रेजिस्टेंट टू ट्यूबरकुलोसिस एज कम्पेयर टू अमेरिकन इंडियन दैट इज़ निग्रोज. अब यहाँ पे ये यूरोपियन इंडियंस की वो बोलो या वाइट रेस बोलो, अमेरिकन इंडियंस और निग्रोस दे आर वन एंड द सेम. नाउ अब ये एक रेस हो गई. ऑल्दो दे आर ऑल, इन लोग क्या है, दे आर नथिंग बट ह्यूमंस, लेकिन इनमें भी रेसेस या स्ट्रेन्स है. यूरोपियंस आर वाइट रेस, अमेरिकन इंडियंस दैट इज़ निग्रोज. इन लोगों में क्या होता है, यूरोपियंस में ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है. यहाँ बोलेंगे एड्स इज मोर कॉमन इन देम, whereas in American Indians और Negroes इनमें एड्स नहीं होता है या दे आर रेजिस्टेंट टू एड्स एज कम्पेयर टू ट्यूबरकुलोसिस. यूरोपियंस में एड्स होता है वाइल दे आर रेजिस्टेंट टू ट्यूबरकुलोसिस, और जो अमेरिकन इंडियन या निग्रोज होता है दे आर रेजिस्टेंट टू एड्स वाइल दे आर ससेप्टिबल बोलेंगे हम, दैट इज़ दे आर सेंसिटिव टू ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, अब ये ह्यूमन्स है, वेदर दे आर यूरोपियंस और वेदर दे आर निग्रोज और अमेरिकन इंडियंस, ये ह्यूमन्स है, लेकिन इनमें अलग अलग रेसेस है. एक रेस है यूरोपियंस, दूसरा रेस है अमेरिकन इंडियंस. तो यूरोपियंस में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है, एड्स होता है. वहीं अमेरिकन इंडियन निग्रोस में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है बट एड्स नहीं होता है. नहीं होता है इन द सेंस बहुत ही कम होता है. ठीक है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंट, मतलब जिनमें बहुत कम देखा गया है, रेयर. एंड रेजिस्टेंट मतलब उनकी बॉडी दैट पर्टिकुलर फिट होती है सो दैट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट एबल टू इन्फेक्ट देम. और जो सेंसिटिव इज़ नथिंग बट दे आर ससेप्टिबल, मतलब उनमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन इंडियन. एंड सेकंड इज एग्जांपल इज ऑफ अल्जेरियन शीप्स. शीप्स की अलग अलग वैरायटी होती है, उसमें जो अल्जेरियन शीप्स होते हैं वन ऑफ द रेस ऑफ शीप दे आर रेजिस्टेंट टू एंथ्रैक्स, whereas अदर रेसेस ऑफ शीप्स आर comparatively sensitive to anthrax disease. Now third example is of dogs and cats. जो डॉग्स और कैट्स होते हैं ये ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं रेबीज़ के लिए